विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चाहते हैं कि ये सरकार करना क्या चाहती है। अब वह सरकार मतलब अपनों की सरकार। जो जिन मुख्यमंत्रियों का नाम लिए, जो कि यह सदन में लोग नहीं है, बाहर है, लेकिन लगता है कि उनका खौफ आज भी सरकार पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये अबुआ सरकार झारखंड को समर्पित है और अपने किए गए हर एक वादे को वो धरातल पे लाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो एक एक शब्द लिखे गए हैं उनको हम इस आगामी 5 वर्षों में धरातल में उतारेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर थे। राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। ये झारखंड में पहली बार है कि दोबारा महागठबंधन की सरकार आई है, क्योंकि ये राज्य की अबुआ सरकार है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण की सराहना करने के साथ साथ अभिभाषण के विपक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण क्रम संख्या 6 में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है, और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। अगर और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो आज छत बिछत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रितों को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सरकार का उत्तर होना है, अब सरकार फिर बाद में फिर सेकंड पारी में मौका मिलेगा। मान्यवर 30 सेकंड, मान्यवर 30 सेकंड। चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है, जो कि सराहनीय है, और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारासनाथ में पुत्री गढ़ी आता है और डेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ और खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, ये एक बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, सिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है, मुख्यमंत्री को वापस कराई जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो आपको बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमने सुना, और मैं इतना जरूर आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि कोई भी सदस्य और सीनियर सदस्य किसी के बारे में भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, इसका आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सदन को चलाना आपकी जिम्मेवारी है। तो आप इन बातों को मजबूती से आपको इसका पालन करना। मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में, चूंकि हमारे साथ और भी एक वक्ता को मैंने कहा है बोलने के लिए, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में ही कहूंगा। एक तो बहुत जनादेश के बारे में जिस प्रकार से कहते हैं कि उपहास उड़ाया गया,
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विधायक को जानकारी होनी चाहिए कि आज भी भारतीय जनता पार्टी सीख है, अंक गणित के मामले में हम पीछे रहे, लेकिन 33% से अधिक वोट हमने भी लाया है इतनी बड़ी तादाद में राज्य की जनता का। आज भी जहां भारतीय जनता पार्टी को 33.37% वोट आया और वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 15.56% वोट आया है। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा था कि जिस प्रकार से जनादेश के बारे में अभी जो चर्चा की है, लगा कि एकदम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन वॉश आउट हो गए, तो मुझे लगता है कि इतना इस प्रकार से बोलना, और आज भी लगा जो जिन मुख्यमंत्रियों का नाम लिए, जो कि यह सदन में ये लोग नहीं है, बाहर है, लेकिन लगता है कि उनका खौफ आज भी सरकार पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उन सारे विधायक या मंत्री जो भी चुनाव प्रचार में यहाँ पार्टी की ओर से आए नेता, उन लोगों से आज भी लग रहा है कि सदन में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लोग खौफ में आज भी लोग जी रहे। तभी उनको इतनी प्रमुखता से जो चुनाव प्रचार का काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी करते, आप भी करते, हम भी करते हैं, सभी दल करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से खौफ देखा तो वो स्पष्ट है। और एक बात मैं कहूंगा कि अभी इन्होंने एक चर्चा की मणिपुर की, मैं तुरंत इनको याद कराता हूं कि आप झारखंड राज्य में ही आपका पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में गुदड़ी जाने से लोग वहां कतरा रहे हैं। होटल, बाजार, बैंक सब में वहां सन्नाटा छाया हुआ है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि वहां सेंधरा करके लोगों को मारा जा रहा है। ये परिस्थितियां कब पैदा होती है? जब पुलिस अपना काम करना छोड़ देती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह जरूर करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अगर कानून को अपने हाथ में जनता ले रही है और सेंधरा कर रही है, इसका मतलब झारखंड की पुलिस है बिल्कुल वो कोई काम के नहीं रह गई है। और ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि सरकार के मंत्री को उन क्षेत्रों में जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए। चाईबासा कोई बहुत दूर नहीं है, गुदड़ी बहुत दूर नहीं, वो इलाका वहां जाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर तो बहुत दूर है। आपको मणिपुर हम नहीं भेजेंगे, लेकिन यहाँ जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। नहीं, हमने क्या कर रहे, रोज देख रहे हैं, अखबार में छप रहा है, वहां लोग जाने से कतरा रहे हैं। इरफान साहब हो रही है, लोगों को सेंधरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप बोलने दीजिए, सीनियर नेता है, बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी बैठिए। तो एक तो मैंने नवीन जी बैठिए। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है उससे साफ दिखता है। दूसरा, इन्होंने जिस बात को बड़ी प्रमुखता से माननीय सदस्य जी ने उठाया, हिंदू मुसलमान की, मैं हिंदू मुसलमान की यहां बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफी झारखंड में जिस प्रकार से बदला है वो सबके लिए चिंता का विषय है, और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होंगे सीधा पहला तो वह आदिवासी समाज के लोग होंगे। झारखंड हो और उसे सबसे अधिक संथाल परगना प्रभावित है। अगर मैं डेमोग्राफी का एक छोटी सी आंकड़ा मैं कहूं तो 1951 में जहां 35% एसटी थे, 35% से अधिक थे, वहीं पर 2011 में मात्र 26% है झारखंड में। आखिर हमारी आबादी कहां कम हुई? उसी प्रकार से अगर संथाल परगना को थोड़ा अलग करके देखते हैं तो 1951 में 44.67% आदिवासियों की आबादी थी और वहां मात्र 28% आबादी है 2011 के सेंसस में। अगर 2021 में सेंसस हो गया होता तो पता नहीं है कहां और कितना कम होंगे। बैठिए ना, बोलने दीजिए ना। अरे भाई, उनका बात रखने दीजिए ना, बोलिए। और इसीलिए मैं नवीन जी आप भी बार मांग करते रहे, आप भी सवाल बोलने दीजिए। इधर का उधर का नहीं है, सवाल झारखंड का है, झारखंड के आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है।
अगर इतनी बड़ी संख्या किसी की कम हो जाए तो आखिर क्यों कम हुई है? अलग अलग भी कह सकते हैं, किसकी आबादी कितनी बढ़ी है वो भी मैं बता सकता हूं। तो ये हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए सरकार को, और इसीलिए हमने कहा कि सरकार अगर ये कह रही है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर आप राज्य सरकार, आप भारत सरकार को भेज दीजिए। हम झारखंड में सरकार से आग्रह करके एनआरसी करा दिया जाए, ताकि ये पता चलेगा कि कौन कहां से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं और कैसे कौन बसे हुए हैं, ताकि आदिवासियों भी कैसे कम हुई है जनसंख्या, इसके बारे में हमें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की यह सुरक्षा का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे और विषय की, अभी आप ही राज्यपाल के अभिभाषण में कई एक विषय आए जिसमें उन्होंने, एक तो बहाली की अभी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उस बहाली की चर्चा से लगता तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ इतनी लोगों की बहाली हो जाएगी, लगभग 97 लाख है, 97,000 ऐसा कुछ, लगभग 1 लाख की संख्या है। लेकिन पिछले दिनों जो बहालियां हुई है, पिछले दिनों जो जेएससीसी से सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, जिस समय से लड़के एग्जाम लिखे उस समय से लड़के लोग विरोध कर रहे हैं, आज भी लड़का सड़क पर है और उन लोगों के पास सबूत है। अगर आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, तो आप फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप सीबीआई को ऑर्डर कर दी, जांच के लिए आप अग्रसरित कर दीजिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार से सीजीएल के एग्जाम को कंडक्ट किया गया और जानकारी मिली है बंगाल की कोई कंपनी, सरकार के कोई कंसर्न की कंपनी से शायद एग्जाम लिया है। बंगाल सरकार के हम सब लोगों को पता है पिछले दिनों शिक्षक बहाली में क्या हुआ, कौन कितना दिनों तक जेल में अभी छूटा है कि नहीं छूटा है, कितने पैसा लेकर के बहाली हो रही है। मैं ये कहूंगा कि झारखंड के बारे में हमें विचार करना चाहिए। झारखंड के नौजवानों का ही सवाल नहीं है, झारखंड की बुनियाद भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई हम जब इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, लड़का को ये जो भरोसा होनी चाहिए, लेकिन आप भरोसा कहां दिला पा रहे हैं? इसलिए मैंने ये कहा ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आप इस मामला को यूं ही आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपने कहा कि हमने चुनाव में, ये तो एक दस्तावेज वही है कि जो चुनाव में घोषणा हुआ था उसी को आपने राज्यपाल महोदय से पढ़वा दिया, लेकिन उसमें भी अभी से आपने काटना शुरू कर दिया है। आप देखिए अखबारों में क्या आ रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे, लेकिन अब जो अखबारों में आया, सरकार निर्णय लिया है 2400 रुपया में ही धान की खरीदारी करेंगे। यानी आप कितना 800 रुपया तो आपने यही कटिंग कर दिया। आप उस समय क्या बोले, पैसा कब मिलेगा? अभी भी आप खरीदारी कब करेंगे? 15 दिसंबर से, और 15 दिसंबर से पहले धान की कटाई कुटाई हो रही है, लोग बेच भी रहे हैं 1800-1900 रुपया में बाहर की बाजारों। किसका काम है देखने का? तो इसलिए सरकार लंबी लंबी बातें करती है, लेकिन काम क्या कर रही है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक बात मैं ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय, धान की खरीदारी और उसके साथ साथ मैया योजना की अभी बड़ी चर्चा हुई, अनुपूरक बजट में भी उन्होंने किया है। लेकिन मैं देख रहा था कि आज हमको लोगों ने पत्र भेजा, रांची के डीसी ने सभी वीडियो को पत्र लिखा है। उस पत्र का बाकी कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में एक कह रहे कि आयोग लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाता है एवं सम्मान राशि वसूली की कार्रवाई की जानी है। अब मेरा कहना है कि आपने जिन लोगों को पहले मैया योजना के तहत पैसा दिया, किस आधार पर उनको स्वीकृत करके दिया, और आज आपके डीसी पत्र लिख रहे हैं वीडियो लोगों को, उसको पहचानिए और उनसे पैसा वसूल करिए। तो आखिर जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं एक भी लोगों से पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे और न वसूल करने दिया जाएगा। आज सभी मैया, सभी माँ बहनें आज सशंकित है आपसे। अभी तो सिर्फ नीरा यादव ही नहीं सशंकित है, पूरे राज्य की महिलाएं सशंकित है इस पत्र को देख करके। या आपके पास भी होगा, आप मंगा लीजिएगा डीसी से।
और एक ज्वलंत विषय है जिसको कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो बालू को लेकर के। मैंने इसी सदन में कई एक बार पिछले सत्र में भी खड़े होकर के मैंने कहा था कि भी सरकार अगर नीलामी नहीं कर पा रही है तो कम से कम झारखंड में गृह निर्माण के लिए जो बालू घाट की नीलामी नहीं होने तक उसको आप फ्री कर दीजिए। लेकिन आप फ्री भी नहीं कर रहे हैं, पुलिस परेशान कर रहा है, पकड़ रहा है, लोगों को तंग कर रहा है। आज भी मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है जब मुख्यमंत्री अपने उत्तर देंगे तो उस समय उनको राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहिए किस प्रकार से बालू घाट लूटा जा रहा है। आपने अभी आवास की भी बात की, अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, उनको भी बालू नहीं मिलता है। हमने एक बार जो उसके पता लगाए तो अब हम 2 लाख रुपया देते हैं, लेकिन उनको घर बनाने में 2 लाख से अधिक रुपया पड़ता है, 2.5 लाख रुपया करीब पड़ता है, और उसमें भी बालू में उनको 30,000 रुपया से अधिक पैसा लग रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ नदी तो ऐसा है, हम जहां से आते हैं वहां सकरी नदी है, मायका का डस्ट है, वहां की बालू कहीं बिकता भी नहीं है, लेकिन वहां भी पुलिस वाले, वहां भी अंचल के लोग सब जोड़ दौड़ करके पकड़ते हैं, केस करते हैं, रोज टेलीफोन करते हैं। तो इसलिए मैं आज सरकार से चाहूंगा जब जवाब सरकार दे तो इन बातों की ओर ध्यान रखे, क्योंकि हम जनता को जितना सहूलियत हम दे सकते हैं, जितना को हम सुविधा दे सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। बाकी विषय पर मैं इतना ही कह करके अपनी बातों को समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जोहार माननीय अध्यक्ष महोदय जी। और सर्वप्रथम इस सभा में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सुना और आज उसी के पक्ष पे सरकार की तरफ से मुझे आपने वक्त दिया अपने कुछ शब्द बोलने के लिए, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और सर्वप्रथम यहाँ पर मैं आए हमारे चुने हुए सभी पक्ष विपक्ष के साथी सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन है, आभार है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने, आपको जनता ने प्यार दिया है, समर्थन दिया है और आज हम लोग उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि आदरणीय महामहिम जी ने जो अभिभाषण दिया, उन अभिभाषण से ये हमारे सरकार की कार्य करने की शक्ति, उनकी इच्छा शक्ति, जिस तरीके से वो राज्य को अपनी सरकार से और अपने योजनाओं के तहत उनको अपनी जिम्मेदारी निभा करके उनको खुशहाली देने का काम करने वाली है, यही अभिभाषण में लिखा गया है, जिसका हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब ये चुनाव हुआ, मतदान हुआ, मतदान के बाद सरकार गठित होती है और सरकार गठित होने के बाद लोग यही जानना चाहते हैं कि ये सरकार करना क्या चाहती है। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार मतलब अपनों की सरकार। और जो वादे हमारे गठबंधन के साथियों ने वहां जाकर के अपने लोगों के बीच में कही है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये अबुआ सरकार झारखंड को समर्पित है और अपने किए गए हर एक वादे को वो धरातल पे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो एक एक शब्द लिखे गए हैं उनको हम इस आगामी 5 वर्षों में धरातल में उतारेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। आज जब जनादेश मिला है, जनादेश महागठबंधन को मिला है, और जब इस जनादेश से यही पता चलता है माननीय महोदय जी कि पिछले 5 वर्ष की जो सरकार है, 5 वर्ष में अगर आप देख लीजिए तो 2 वर्ष कोविड में गए, 3 वर्ष हाथ में थे और 3 वर्ष में 5 महीने आदरणीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर थे। आज आपके समक्ष में जितने भी काम हुए हैं वो कुछ वर्षों के ही काम हैं, जिन्हें गिनाते हुए अगर मैं आपको कहूं तो हमारी झारखंड की मैया सम्मान योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, हमारी हरा राशन कार्ड हो, अबुआ आवास हो और युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजना हो, ऐसी क्रांतिकारी योजनाएं हम धरातल में लेकर आए हैं। और इसका सीधा लाभ, बिजली बिल, ये कहना मैं कैसे भूल सकती हूँ कि जब ये झारखंड की सरकार
के ऊपर में जब इतना भार पड़ता है, और मैंने अपने मंचों से भी ये बार बार कहा है कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको लिए हमारे राज्य के गरीब गुरबा उन लोगों की चिंता वो तनिक भी नहीं करती है। और जब बिजली के बिल आते हैं, इस महंगाई के दौर में जब हमारा खाना पीना रोटी कपड़ा हर चीज महंगा हो गया है, और उसमें जब लंबे लंबे बिजली बिल आती हैं, उसका भुगतान करना भी मुश्किल हो जाता है। और राज्य में आज बिजली बिल की माफी की योजना दी गई है, हमारे किसानों को 2-2 लाख का ऋण माफ किया गया है। ये संवेदनशील सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार है जो राज्य के लोगों के लिए काम करना चाहती है और उनके दुखों में उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहती है। आदरणीय महोदय, ये झारखंड है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 24 वर्ष पूरे किए हैं। इस युवा झारखंड में, इस राज्य के गठन के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अपनी पहचान रही है। हमारे अगुआ साथियों के साथ संघर्ष करते हुए आज हम लोग अपने झारखंड को अपने गर्व से हम झारखंडी कहते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, इस राज्य में जब किसी ने भी इस राज्य का नाम भी नहीं सोचा था, ये उपज है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और आज आदरणीय दिशमगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक झारखंड बनाने का सपना भी पूरा किए हैं। और आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद ये झारखंड में पहली बार है कि दोबारा महागठबंधन की सरकार आई है, क्योंकि ये राज्य की अगुआ सरकार है। और जो सपना दिशमगुरु शिबू सोरेन जी ने देखा है, सोना झारखंड का सपना, वो आज हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम ये सपना को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे उद्योग हो, हमारे बहनों का मान सम्मान हो, या हमारे पर्यटन का बात हो। आज झारखंड में अगर आप घूमना चाहते हैं, मैं बताना चाहूंगी कि पर्यटन के लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है। जब आप लोग भी कहीं बाहर जाते होंगे, आप भी देखते होंगे, आपको दिखाया जाता है कि देखिए ये यहाँ पे बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद जानते हैं कि झारखंड में, और खास करके अगर आप रांची में देखेंगे तो रांची के अगल बगल इतना मनोरम दृश्य है देखने के लिए, जिसको हमें संजोने की जरूरत है और खास करके साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज ये जो जीत हमें मिली है, जनादेश मिला है आदरणीय महोदय, इसके खास करके 2 कारण हैं। पहला कारण है हमारी जनता का बीजेपी के ऊपर में गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 में जब जनादेश हमारी गठबंधन सरकार को मिला, इन्होंने गिराने का क्या क्या नहीं कर्तव्य किया है, ये आप लोगों को सबको पता है आदरणीय महोदय। और उसी दौरान में इस साल के प्रारंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है, और षड्यंत्र के तहत में किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता इनसे सहा नहीं जाता है। आदिवासी नेता जरूर है और दूसरी पार्टियों में भी है, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन झारखंड के जनहित मुद्दों को, अब उनकी बातों को, उनके ज्वलंत मुद्दों को अगर गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाया है तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उठाया है। और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि इस साल उनको जेल में भी डाला गया। और ये जनादेश झारखंड की आदिवासी मूलवासियों ने दिया है, और ये जनादेश इसलिए दिया है क्योंकि हर तकलीफ झेलते हुए इस महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य के विकास के लिए काम किया है, और आगे करने का उन्होंने ये बुनियादी विश्वास जताया है कि यही वो सरकार है जो इनके जन मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सदन में उठा भी सकती है, और तुरंत अगर कोई योजना आई है तो उस योजना को लागू भी कर सकती है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि जनादेश मिली है, बड़ी जनादेश है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और जिम्मेदारी ये बड़ी है कि किस तरीके से हम अपनी जनता की आशाओं का, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, क्योंकि देखते ही देखते 5 वर्ष कैसे पिछला वाला बीत गया है आप सभी जानते हैं, उसी तरीके से 5 वर्ष फिर बीत जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लोग अपने सब एक वादों को, अपने सब एक शब्द को जब
कहीं पे बोलते हैं, कहीं पे कहते हैं, हमें ये अपने अंदर में संकल्पित करना होगा कि हम उन हर एक शब्दों को जीवित कैसे करें। अपने क्षेत्र की बात हो, अपने राज्य की बात हो, और आज झारखंड में अगर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के साथ इस संघीय ढांचे में भरपूर मेरा विश्वास है, और इस विश्वास के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये देश में हमारे राज्य के मजदूरों का सबसे कम न्यूनतम है दर जो उन्हें मिलता है, ये झारखंड को मिलता है। और खास कर सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगी। और जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, उसमें भी जब आवंटन होता है तो हमारे झारखंड को सबसे नीचे रखा जाता है। जब खेलो इंडिया की हमारी बात आती है तो उसमें जो सबसे कम पैसा होता है वो झारखंड को मिलता है। तो ये संघीय ढांचा है जिसमें मेरा पूरा जोर होगा कि हमारी केंद्र सरकार उसी तरीके से झारखंड को देखे, जिस तरीके से गुजरात को देखती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को देखती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखती है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। और मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप पार्टी से बढ़ करके उठ करके झारखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे आप किसी भी दल से क्यों ना हो। और अंत में सर ये मैं कहना चाहूंगी, बातें बहुत सारी भी है, हमारा राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ हो, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड हो, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, हमारी हो भाषा कुड़ुक भाषा, हमारी जितनी भी जनजातीय भाषा है उन सभी को हमको पहचान देनी है। और उसके साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने मुंडारी भाषा भी, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि ये संस्कृति हम आदिवासी समाज से आते हैं और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमारी पहचान है, चाहे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे खान पान, हमारे रहने सहने का तरीका हो, हम ये झारखंड राज्य है सर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब गर्व से हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, हम अपने रहन सहन को बोलते हैं, तो हम झारखंडी होने का भी गर्व पाते हैं। और आज जिस तरीके से हमारे झारखंड में महिला शक्ति ने अपना प्यार, सम्मान, अपना आशीर्वाद दोनों हाथ उठा करके इस महागठबंधन सरकार को दिया है, मैं आज इस सदन के मन से मैं यही कहना चाहूंगी, उन सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन सभी माताओं को जो आज घर में बैठ करके सिर्फ ये नहीं देखती कि सरकार किसकी बन रही है, बल्कि घर से बाहर निकल के बूथ में बटन दबा के ये बताती है और अपना राजनीतिक ढंग, उनको राजनीतिक नेता कैसा चाहिए, वो ये बताने का प्रयास करती है। दो शब्द है कि जब है नारी में शक्ति सारी, जब नारी में है सब शक्ति सारी, तो फिर वो क्यों बन रही है बेचारी। क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला कल, ये सदन जिस तरीके से हम महिलाओं के लिए 33% की बात करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई मिलेंगी, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। और हमारी 12 महिलाएं जो यहाँ पर में आई हैं, अब 12 से 24 कैसे करिएगा, ये आप सभी को अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा ये संकल्पित करना है। और हमारी सरकार जिस तरीके से सारी योजनाएं धरातल पे लेकर के आना चाहती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मंच से कि झारखंड में चाहे आप किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हो, आपका सभी का, झारखंड वासियों का समग्र विकास होगा। ये महागठबंधन सरकार ने प्रण लिया है और ये फिर से 5 साल के बाद मैं ये कहूंगी, ये भरोसा बरकरार रहेगा और ये हेमंत सरकार दोबारा आएगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे। और अपनी बातों को बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और नारी शक्ति को धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमारे वीर शहीदों को नमन करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जिन्होंने ये अभिभाषण सदन को सुनाया,
ये अभिभाषण अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इससे पूर्व में जितने भी अभिभाषण पढ़े गए हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे अधिक दूरदर्शिता के साथ दिखाया गया अध्यक्ष महोदय। और ये अभिभाषण नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण राज्यपाल जी के द्वारा जो पढ़ा जाता है, पूर्व में भी पढ़े गए और इस बार भी पढ़ा गया, सदन को बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण नहीं, ये सरकार का एक श्वेत पत्र होता है और इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार झारखंड के लिए क्या करना चाहती है और इस राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहती है। हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा देश जानता है कि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर तबके के लोग वास करते हैं। कहने को तो अध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने के बाद देश के सबसे बड़े, बल्कि दुनिया के गिने चुने उद्योगों में से, बड़े उद्योगों में से कई उद्योग इसी राज्य में लगा। चाहे हम बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे चिस्सी की बात करें, चाहे देश का पहला खाद उत्पादन करने वाला सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें, चाहे, और उस समय की बात है अध्यक्ष महोदय जब देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था और वो टाटा बिरला भी इसी राज्य में सबसे पहले इन लोगों ने अपने कार्यकलाप, अपने उद्योगों को लगाना प्रारंभ किया था अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद ये समझ से परे है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के ऊपर कौन सा ऐसा अभिशाप लगा कि यहाँ के लोग भूमिहीन होने लगे, बड़े पैमाने पर विस्थापित होने लगे, बेरोजगार होने लगे, अलग अलग राज्यों में पलायन की स्थिति बनी रही। ये बहुत गंभीर विषय रहा है और मुझे लगता है कि इसी पीड़ा को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने, आदरणीय दिसुमगुरु शिबू सोरेन जी, वीर शहीद निर्मल महतो जी, विनोद बिहारी महतो जी, अनगिनत ऐसे हमारे नेता रहे हैं, हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं, जिन्होंने एक अलग राज्य की परिकल्पना रखी। और ये भी हम सब जानते हैं, जब अलग राज्य की परिकल्पना रखी गई तो यही सामंती विचार के जो देश में लोग हैं, ये लोग हमारे उन अग्रणी नेताओं पर कटाक्ष करते थे, हंसी उड़ाते थे। क्या ये आदिवासी लोग, माझी लोग अलग राज ले पाएगा? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है उन महापुरुषों के ऊपर जिन्होंने अपना लक्ष्य को साधे रखा और एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंतोगत्वा 2000 ईस्वी में जो लोगों को असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया, अलग राज करके दिया। माननीय हमारे विपक्ष के लोग बराबर इस बात को कहते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई
मुहर लगाई जरूर, लेकिन ये भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, इन सब लोगों को कोई हक, अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, उसके दरवाजे पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और छोटा मोटा संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो अलग राज का बात था। और इस राज की लड़ाई दिन, महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बरस गुजर गए अध्यक्ष महोदय। कई लोग शहीद हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई नौजवान अनाथ हो गए, और इस